प्रेम और संगीता की शादी को 1 साल गुजर चुका था। दोनों की लाइफ अभी तक काफी अच्छी कट रही थी, लेकिन अब औलाद ना होने का डर उनकी खुशियों को तार तार कर रहा था। संगीता, इतने डॉक्टर्स बदले, कितना पैसा खर्च किया, लेकिन हमें अभी तक संतान की खुशी नहीं मिल पाई। आखिर औलाद के बिना हम जिंदगी कैसे गुजारेंगे? आप फिक्र मत कीजिए जी, जब दवाएं काम नहीं करती तो दुआएं साथ जरूर देती हैं। भगवान को मेरी गोद सुनी रखने का कोई अधिकार नहीं। संगीता ने ये बात बड़े ही रहस्यमय अंदाज में कही थी। प्रेम ने पहली बार उसके चेहरे पर ऐसा तेज देखा था। खैर, अगले 2 महीने बाद ही उसको महसूस हुआ कि वो प्रेग्नेंट है। दोनों की लाइफ में खुशियां दौड़ आई। संगीता, भगवान ने आखिर हमारी सुन ही ली। ये सब तुम्हारी दुआओं का असर है। हाँ, वाकई सभी कुछ मेरी दुआओं का असर है। तभी संगीता किसी सोच में डूब गई। संगीता, कहाँ खो गई? कहीं नहीं। दिन गुजरे, महीने गुजरे और इस तरह वक्त कुछ ज्यादा ही गुजर गया। संगीता, 1 महीने पहले तुम्हें एडमिट किया था, 10 महीने हो चुके हैं। तुम्हारा पेट भी लगातार बढ़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब परेशान मत होइए, हो जाएगा। मुझे कोई तकलीफ थोड़ी हो रही है। अब उस दिन रात के समय संगीता को लेबर पेन शुरू हो गया। सभी डॉक्टर्स उसे आईसीयू वार्ड में लेकर गए। प्रेम बाहर खड़ा इधर से उधर कदम घुमाते हुए इंतजार कर रहा था। तभी उसके कानों में काए काए की आवाजें आने लगी। ये शोर कैसा हो रहा है? प्रेम भागकर बाहर गया। उसने गर्दन ऊपर उठाकर देखा तो कई सारे कौवे काऊ काऊ करते हुए हॉस्पिटल के ठीक ऊपर गोल गोल घूम रहे थे। और सबसे खतरनाक बात, चांद पर उसी समय ग्रहण लगता नजर आ रहा था। ऐसी तो कोई न्यूज नहीं थी कि आज चंद्र ग्रहण होने वाला है, लेकिन ये सब। धीरे धीरे हवाएं भी तेज हो गई। कौवों की काऊ काऊ भी चरम सीमा पर आ गई और फिर चांद पूरी तरह से काला पड़ गया। उसके कानों में जोरों से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और बारिश होने लगी। अरे सर, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? आपको बेटी हुई है। और मेरी बीवी तो ठीक है ना? माँ और बेटी दोनों सलामत हैं। प्रेम तेजी से वार्ड की तरफ भागा। डॉक्टर्स बाहर निकल चुके थे। उसने देखा कि संगीता बेड पर पड़ी मुस्कुरा रही है। उसके पास ही एक पालने में उसकी नई जन्मी बच्ची लेटी है। मेरी प्यारी बच्ची। तभी उस बच्ची ने आंखें खोली जो लाल लाल चमक रही थी। ओह माय गॉड! प्रेम चौंक पड़ा। क्या हुआ? कोई अपनी बच्ची को देखकर ऐसे चीखता है क्या? मैंने देखा। उसकी बात बीच में ही रुक गई जब उसकी नजर फिर से बच्ची पर पड़ी, जो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी और मुस्कुरा रही थी। तभी उसके कानों में सिस्टर्स की चीखें सुनाई दी। स्टाफ के 2 आदमी और प्रेम भागकर उनकी तरफ पहुंचे। उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल के ठीक सामने 2 भेड़िए बैठकर शोर कर रहे थे, जिनके डर से उन सिस्टर्स ने चीखा था। हमारे हॉस्पिटल के पास दूर दूर तक ऐसे खूंखार जानवर देखने को नहीं मिलते। आज की रात घटा सब कुछ प्रेम को अजीब लग रहा था। मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। भगवान ने हमारी सुन ली और मुझे उसका धन्यवाद करना चाहिए। अगले कुछ ही दिनों बाद वो दोनों बच्चे समेत घर आ गए। उन्होंने उसका नाम नम्रता रखा। धीरे धीरे वक्त गुजरा। नम्रता अब काफी बड़ी हो गई थी। उसकी उम्र इस टाइम 5 साल थी। वो अपनी ही कॉलोनी के 2 बच्चों के साथ पार्क में थी। मैं लड़की हूँ, इसलिए पहले मैं झूला झूलूंगी। नम्रता झूले पर बैठी और विक्की ने मोंटू के कान में कहा। उन्होंने नम्रता को झुलाना शुरू किया। उसे झूला इतनी तेज झुलाने लगे कि वो काफी ऊपर जाने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। अरे तुम लोगों ने खाना नहीं खाया क्या? और तेज झुलाओ। दोनों थोड़ी ही देर में बुरी तरह थक गए। झूला रुका और नम्रता उतर गई। तुम दोनों मुझे डराने के लिए ऊंचा झुला रहे थे ना, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। ऐसा कहकर नम्रता अपने घर में भाग गई। अब समय थोड़ा और गुजरा। नम्रता जवान होकर बहुत ही मॉडर्न और खूबसूरत हो गई।
ये उसका कॉलेज टाइम था और कई लड़के उस पर मरते थे। एक दिन नम्रता अपने घर को वापस लौट रही थी तो उसे रास्ते में रितेश खड़ा नजर आया। अरे रितेश, तुम यहाँ बीच रास्ते पर क्यों खड़े हो? रितेश उसके करीब आया और बोला, मुझे तुमसे कुछ कहना था। कॉलेज में सबके सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए मैंने सोचा यहाँ बोलना ठीक रहेगा। ये सुनकर नम्रता मुस्कुराई और स्कूटी से उतरी। बोलो, क्या बोलना है? आज वैलेंटाइंस डे है। सभी लड़कियों को किसी ना किसी लड़के ने प्रपोज किया। उन्हें देखकर तुम्हारा मन नहीं हुआ कि कोई तुम्हें भी प्रपोज करे? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। लगता है तुम्हें फील हो रहा है। ये सुनकर रितेश अपने घुटनों पर आ गया। अरे नम्रता, मैं तुमसे उसी दिन से प्यार करता हूँ जब तुम्हें पहली बार क्लास में देखा था, लेकिन कहने की हिम्मत आज जुटा पाया हूँ। ओह, ये मुझे थोड़ा सडनली लग रहा है। तुम आराम से जवाब दे सकती हो, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, कल कॉलेज के बाद मैं तुमको जहाँ बोलूंगी तुम वहाँ आ जाना। ये सुनकर रितेश बहुत खुश हुआ। फिर नम्रता भी वहाँ से चली गई। अगले दिन कॉलेज के बाद रितेश नम्रता के पास गया। जवाब का क्या हुआ? मुझे लगता है ठीक वैसी ही जगह रहेगी जैसी सुनसान जगह तुमने मुझे प्रपोज किया था। रितेश खुश हुआ और उसने नम्रता को बाइक पर बिठा लिया। फिर दोनों नम्रता की बताई एक जगह पर चले गए। ये रास्ता तो बहुत सुनसान है, चारों तरफ जंगल। आखिर तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? जब तक मैं रुकने को ना कहूँ चलते रहो। लड़की मैं हूँ या तुम? इतना क्यों डर रहे हो? अरे यही इसी घर के पास रोक दो। घर जंगल के बीचों बीच था, फिर भी रितेश हिम्मत दिखाते हुए उसके साथ घर के अंदर चला गया। ये घर अंदर से काफी अच्छा है, तुम यहाँ आती रहती हो क्या? रितेश ने इधर उधर नजरें घुमाई तो पाया कि वो घर में अकेला है। खिड़की के बाहर खड़ा कोई साया उसे देख रहा है। कौन है? अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम कहाँ हो? सिर्फ आवाज आ रही है। मैं बाथरूम में हूँ यार। कहाँ है बाथरूम? तभी दरवाजा खुला। उसने देखा कि अंदर नम्रता अपने बदन पर सिर्फ तौलिया लपेटे खड़ी है। आंसर चाहिए तो तुम्हें भी अंदर आना होगा। उसकी बात सुनकर रितेश के चेहरे पर खुशी छलक आई और वो भी बाथरूम में घुस गया। तभी नम्रता ने शावर खोल दिया और रितेश को अपने गले लगा लिया। दोनों भीग रहे थे, उनके चेहरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। तभी शावर से पानी की जगह खून आने लगा। ये क्या है? खून? यार इतना डर क्यों रहे हो? मेरे साथ शावर लेने का मौका मिला है तुम्हें। लेकिन शावर से खून आ रहा है, तुम्हें ये डरावना नहीं लगता? ये सुनकर उसने रितेश की आंखों में आंखें डाली। मुझे तो कुछ भी डरावना नहीं लगता। मेरा लव बाइट तुमको बहुत पसंद आएगा। ऐसा कहकर उसने रितेश की गर्दन पर एक बाइट दिया। वो रितेश से अलग हुई और उसकी आंखें लाल लाल चमकने लगी। उसके दांत भी पिशाचों जैसे हो गए थे, जिनसे रितेश का खून टपक रहा था। तुम्हारा खून बहुत टेस्टी है रितेश। उम्मीद है मेरे साथियों को भी पसंद आएगा। उसने फिर से